अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर फिर एक मरतबा इसराइल की वहशियाना बमबारी, ममनुआ फास्फोरस बमों का भी किया गया इस्तेमाल। इंटरनेट और फोन सर्विसेज कर दी गई कट, बड़े पैमाने पर हलाकतों का अंदेशा। इसराइल ने गजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का दिया इशारा। इसराइली पीएम के एडवाइजर ने कहा, गजा पर हमारा गुस्सा ऐसा होगा कि गजा बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसराइल को आलमी सतह पर शदीद मुखालफत का सामना। यूएन जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 20 लाख गजा शहरियों को नाकाबिले तसव्वुर तबाही का है सामना। अमेरिका और इसराइल की धमकियों के बाद ईरान ने 2 रोजा जंगी मशकों का किया आगाज। खत्ते में बड़ी जंग का अंदेशा। गजा में इंसानी बुनियाद पर जंगबंदी की करारदाद में मोदी सरकार ने नहीं डाला वोट, बना ली दूरी। प्रियंका गांधी ने कहा, यह शर्मनाक। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया तनकीदी रिएक्शन। और कतर में 8 फॉर्मर नेवी के हिंदुस्तानी अफसरों को मौत की सजा के फैसले पर दबाव में मोदी सरकार। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा, हमने तो आगाह किया था, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं उठाया कदम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा की पट्टी में इंटरनेट और फ़ोन सर्विसेज कट हो गई हैं, जिससे 23 लाख अफराद के इलाके और बैरूनी दुनिया में ज़्यादातर राब्ते टूट गए हैं। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि वो महसूर इलाके में ज़मीनी कार्रवाइयों को फैला रही है। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइली फ़ौज के ऐलान से ये इशारा मिलता है कि वो गजा पर मुकम्मल हमले के करीब पहुँच रही हैं। इसराइल की फ़िज़ाई हमलों की बौछार से होने वाले धमाकों ने जुमा की रात गजा शहर पर आसमान को जैसे रोशन कर दिया था, जबकि इंटरनेट, सेलुलर और लैंडलाइन सर्विसेज पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गए। फ़लस्तीनी पहले ही एक हफ्ते कबल ज़्यादातर बिजली कट होने के बाद से पहले से ही तारीकी में डूबे हुए थे। ताज़ा तरीन हमलों ने फ़लस्तीनियों को अब तनहा कर दिया है। वो घरों और पनाहगाहों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि उनको खुराक और पानी की फराहमी ख़त्म होने का सामना है। एक तरफ गजा पर रोज़ाना ही दर्जनों आम शहरियों की मौत हो रही है, तो दूसरी जानिब इसराइल लगातार गजा में मौजूद तमाम शहरियों को कत्ल कर देने की धमकियां देता चला रहा है। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के एक एडवाइज़र मार्क रेजियो ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके मुल्क ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा आज रात हमारे गुस्से को महसूस करेगा। इसके अलावा नेतन्याहू के एडवाइज़र ने हमास को ख़त्म करने की धमकी देते हुए कहा कि वो उस वक्त तक फ़ौजी हमले जारी रखेंगे जब तक हम उनकी फ़ौजी मशीन को ख़त्म नहीं कर देते और गजा में उनके सियासी ढांचे को डिज़ॉल्व नहीं कर देते। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो गजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। इसी तरह आलमी पैमाने पर इसराइल को बड़ा झटका लगा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करते हुए महसूर गजा तक इमदादी रसाई और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया है। अरब रियासतों की तरफ से तैयार करदा करारदाद का मसवदा अगरचे कानून के निफाज का पाबंद नहीं है, ताहम ये सियासी वज़न ज़रूर रखता है। करारदाद के हक़ में तालियों की गूंज में 120 वोट डाले गए, जबकि 45 गैर हाजिर रहे और इसराइल और अमेरिका के बशमूल 14 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। गजा में लाखों इंसानों की तबाही पर अफसरदगी के आलम में अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि तारीख़ हम सब का फ़ैसला करेगी।
غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق UN سیکریٹری جنرل نے کہا کہ یہ سچائی کا لمحہ ہے، تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے، شہریوں کے لیے یہ ناقابل تصور تباہی ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے کل جمعہ کو مسجد اقصی نمازیوں سے خالی رہی۔ مسجد اقصی میں نماز ادا نہ ہونے کی ایک وجہ گزشتہ 21 روز سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملے ہیں۔ حالانکہ مسجد اقصی میں عموماً ہزاروں لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جبکہ مخصوص مذہبی ایام میں یہاں نمازیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کل جمعہ کے روز اطلاع دی گئی کہ مسجد اقصی میں صرف بزرگ نمازیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد پہنچی۔ بتایا گیا کہ اسرائیل نے صرف 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی، جبکہ نوجوانوں یا 50 سے زائد افراد کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل مخالف یہودی برادری بھی غزہ کے فلسطینیوں اور جنگ بندی کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں سینکڑوں یہودی افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب پولیس نے بڑے مظاہرے کو تتر بتر کر دیا۔ ان مظاہرین نے غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے خلاف احتجاج میں گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے مرکزی ہال پر قبضہ کر لیا تھا۔ محکمہ پولیس نیو یارک نے کہا کہ کم از کم 200 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ احتجاج کے منتظمین نے یہ تعداد 300 سے زیادہ بتائی ہے۔ موقع پر کی فوٹیج میں نوجوان لوگوں کی لمبی لمبی لائنز نظر آ رہی تھیں جو ہتھکڑیوں میں اور بلیک کپڑے کی ٹی شرٹس پہنے ہوئے کھڑے تھے، جن پر سفید رنگ میں ہمارے نام پر نہیں اور اب جنگ بند کرو کے الفاظ درج تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے بعد ایران نے 2 روزہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق خطے میں کشیدگی کے درمیان ملک کے وسطی حصے میں جنگی مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اقتدار 1402 کے نام سے مشق ایرانی صوبے اصفہان کے علاقے نصر آباد میں شروع ہوئی۔ ان مشقوں کا مقصد نئے خطرات کے پیش نظر ڈیٹرنس پاور کو بہتر بنانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مشقوں میں زمینی اور فضائی افواج مشترکہ حصہ لے رہی ہے۔ اس مشق کا مقصد ایران کی گراؤنڈ آرمی کی جنگی تیاری کی سطح کا جائزہ لینا ہے۔ سمندری طوفان اوٹیس نارتھ امریکن کنٹری میکسیکو کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 27 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ وہیں اس ہریکن یا طوفان کے آنے کے بعد ساحل پر کشتیوں کے الٹنے اور گاڑیوں کے تباہ ہو جانے کے منظر ویڈیو فوٹیج میں قید ہوئے ہیں، جو بے حد ڈراؤنے اور تباہ کو نظر آ رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو میں 270 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والے سمندری طوفان اوٹس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ گئے، گھروں اور ہوٹلوں کی چھتیں اڑ گئیں، جبکہ طوفانی لہریں ساحل سے رہائشی علاقے میں داخل ہو گئیں۔ ساحلی علاقے میں 9 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سیلابی ریلے کے اسپتال میں داخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر مریضوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔
हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में उस तजवीज़ पर वोटिंग से दूरी बनाई जिसमें इसराइल हमास लड़ाई में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया था ताकि मज़ीद हलाकतें व तबाही ना हो सके। इस करारदाद में गजा पट्टी में बिना रुकावट इंसानी इमदाद पहुंचाने का भी मुतालबा किया गया था। हिंदुस्तान ने इसमें वोट देकर गजा पर इसराइली हमले रुकवाने के मुतालबे से दूरी बनाई है। हिंदुस्तान के अलावा वोट नहीं करने वाले ममालिक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और यूके शामिल थे। हालांकि 120 की मेजॉरिटी से जॉर्डन की जानिब से पेश की गई यह करारदाद मंजूर करते हुए इसराइल को कड़ा पैगाम दे दिया गया है। इसराइली हमले रुकवाने और गजा पर हमले बंद करवाने के लिए यूएन जनरल असम्बली में की गई वोटिंग से मोदी सरकार के दूर रहने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये काफ़ी शर्मनाक है कि हमारा मुल्क इस तजवीज़ पर वोटिंग करने से गैर हाजिर रहा। हमारे देश का क़याम ही नॉन वायलेंस और सच के अक़दार पर हुआ था। इन अक़दार के लिए हमारे आज़ादी के मुजाहिदों ने अपनी ज़िंदगी की क़ुरबानी दी। ये अक़दार आइन की बुनियाद हैं जो हमारी कौमियत को ज़ाहिर करते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि फ़लस्तीन में मर्दों, बच्चों और ख़वातीन को मारा जा रहा है। इस वक्त स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के कौल को भी जाहिर किया कि आँख के बदले आँख का अमल पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। यूएन जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए की गई वोटिंग में हिंदुस्तान की गैर हाजिरी पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने तवील पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि ये चौंकाने वाला है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद के लिए यूएन में पेश किए गए करारदाद के मौके पर गैर हाजिर थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि गजा में इसराइल के हाथों 7,028 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनमें 3,000 से ज़्यादा बच्चे और 1,700 ख़वातीन हैं। गजा में कम अज़ कम 45% मकानात तबाह हो चुके हैं। लाखों बेघर हो चुके हैं। अमन के ज़माने में भी गजा के बाशिंदों को मुकम्मल नाकाबंदी का सामना है और उन्हें इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। जंग शुरू होने के बाद से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक ये एक इंसानी मसला है, सियासी नहीं। करारदाद से दूरी बनाते हुए हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ, जनूबी एशिया और ब्रिक्स में तनहा खड़ा है। हिंदुस्तान शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मामले पर क्यों परहेज़ करता रहा? गजा में इमदाद भेजने के बाद ये परहेज़ क्यों? वन वर्ल्ड वन फैमिली का क्या हुआ और विश्व गुरु का क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले की मजम्मत की, लेकिन जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने चंद रोज़ कबल ही जॉर्डन के बादशाह से बात की थी, लेकिन जॉर्डन की जानिब से पेश की गई इस करारदाद पर बाज रहे। ये एक मुतज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। #फलस्तीन। खलीजी मुल्क कतर में 8 साबिक़ नेवी के अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इनमें से कोई प्रेसिडेंट मेडल जीतने वाला है तो कोई ऑपरेशनल कमांडर। इसी को लेकर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई?
सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को, और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। और तब सरकार ने इसकी अवमानना करी। आज वो मुकाम पर हम आ गए हैं जब सरकार को वो हर प्रयास करना पड़ेगा जो सुनिश्चित करे कि हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी वापस अपने घर सुरक्षित लौटे। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जांबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को, जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे। चाहे वो डिप्लोमैटिक लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी पड़े, लेकिन जरूरी है कि इनकी वापसी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। मध्य प्रदेश में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने आवाम से कहा कि आपके बेहतर फ्यूचर के लिए कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा आपके लिए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहां जहां जाते हैं हर मंच पर हम कहते हैं कि जागरूक बनो, जागरूक बनो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं संविधान के लिए, हम लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंप रहे हो, जनता को उसके पैसे वापस करो, जनता को, देश को अपनी संपत्ति वापस करो। लेकिन जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाना सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा बहनों और भाइयों। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर फिर एक मरतबा इसराइल की वहशियाना बमबारी, ममनुआ फास्फोरस बमों का भी किया गया इस्तेमाल, इंटरनेट और फोन सर्विसेज करती गई कट, बड़े पैमाने पर हलाकतों का अंदेशा। इसराइल ने गजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का दिया इशारा। इसराइली पीएम के एडवाइजर ने कहा, गजा पर हमारा गुस्सा ऐसा होगा कि गजा बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसराइल को आलमी सतह पर शदीद मुखालफत का सामना, यूएन जनरल असेंबली में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 20 लाख गजा शहरियों को नाकाबिले तसव्वुर तबाही का है सामना। अमेरिका और इसराइल की धमकियों के बाद ईरान ने 2 रोजा जंगी मशकों का किया आगाज, खत्ते में बड़ी जंग का अंदेशा। गजा में इंसानी बुनियाद पर जंगबंदी की करारदाद में मोदी सरकार ने नहीं डाला वोट, बना ली दूरी। प्रियंका गांधी ने कहा, यह शर्मनाक। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया तनकीदी रिएक्शन। और कतर में 8 फॉर्मर नेवी के हिंदुस्तानी अफसरों को मौत की सजा के फैसले पर दबाव में मोदी सरकार। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा, हमने तो आगाह किया था, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं उठाया कदम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।